हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। उपभोक्ता का संतुलन, वो भी उदासीनता वक्र विश्लेषण के दौरान। ये क्वेश्चन क्लास 12th में हर साल पूछा गया उत्तराखंड बोर्ड में कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता के साम्य या संतुलन को दर्शाइए। अब यही सेम क्वेश्चन जो है वो आपके बीए फर्स्ट ईयर की कोर्स में भी है। तो क्या होता है इसका मतलब, किस तरह से संतुलन को दिखाते हैं, क्या लिखते हैं, इसके बारे में हम पूरी वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आने वाले जितने चैप्टर्स है, जितने टॉपिक्स है, उन सब के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगा और आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उपभोक्ता का संतुलन से समझने से पहले ये समझना होगा कि संतुलन आखिर होता क्या है। संतुलन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो, यानी कि बैलेंस्ड पोजीशन। यहाँ पर उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं तो उपभोक्ता का संतुलन का मतलब होता है उपभोक्ता की एक ऐसी स्थिति जहाँ पर एक उपभोक्ता अपने आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। मतलब आपने अपने पैसे इस तरह से खर्च किए कि खर्च करने के बाद आपको मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है ना, जो मिलने वाला जो उपयोगिता है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। मतलब आप कहते हैं नहीं इनफ है, ठीक है, वो पोजीशन उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। इसका मतलब ये है उपभोक्ता अपनी आय किस प्रकार से व्यय करे अपने लिए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, ऐसी स्थिति को उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। इस प्रकार एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है, एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उस समय होता है जब वह अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करे, उसका जितनी इनकम है उसको इस तरह से खर्च करे कि उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो जाए। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने बताया था कि आपके पास जो पैसे हैं आप उसको इस तरह से खर्च कीजिए कि उससे मिलने वाला जो इन्जॉयमेंट है या फिर उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है सबसे ज़्यादा हो जाए। वो पोजीशन उपभोक्ता के लिए संतुलन की स्थिति होती है और अलग अलग व्यक्तियों की संतुलन की स्थिति अलग अलग होती है। एक जैसे हो ही नहीं सकती कि संतुलन उपभोक्ता का संतुलन, उपभोक्ता की संतुष्टि किससे होती है, मन से होती है और सबका मन अलग अलग प्रकार का होता है। और अभी यही चीज़ उदासीनता वक्र विश्लेषण के द्वारा पढ़ना है। उदासीनता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन। और उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाने के लिए हमें दो उपकरण चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है उदासीनता मानचित्र, दूसरा चाहिए होता है कीमत या बजट रेखा। उदासीनता मानचित्र को तटस्थता वक्र भी बोलते हैं, अनाधिमान भी वक्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तीनों सी का नाम है, उदासीनता वक्र, तटस्थ वक्र और क्या है अनाधिमान वक्र। सेम चीज़ है, ध्यान में रखनी है। दूसरा है कीमत या बजट रेखा। उदासीनता वक्र मानचित्र क्या बताता है, ये बताता है कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की दृष्टि से संतुष्टि के ऊंचे स्तर का चयन करता है। उदासीनता वक्र आपको पहले ही बता गया है जब इसको पढ़ाया था मैंने कि उदासीनता वक्र जितना ऊपर होता है उतना ही अधिक उपभोक्ता की संतुष्टि होती है। तो हर एक उपभोक्ता चाहता है कि वो उस प्रकार से उपभोग करे कि व्यय करे कि उसका उदासीनता मानचित्र का उच्चतम स्तर हो जाए। और कीमत रेखा क्या होता है, कीमत रेखा बस उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमत का जो संयोग होता है उसकी जो रेखा होती है उसे कीमत रेखा कहते हैं। यानी कि इससे आय और वस्तु की कीमत की सीमा का ज्ञान होता है। अब इन्हीं दोनों के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन हम पढ़ते हैं। कैसे? उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत अगर उपभोक्ता संतुलन की को देखना है, इसकी दो प्रमुख शर्तें हैं। इन दो प्रमुख शर्तों के आधार पर उपभोक्ता का संतुलन का निर्धारण होता है। पहली शर्त है कि बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करना चाहिए, पहली शर्त। और ये दूसरी शर्त यह है कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होना चाहिए, ना कि अवनतोदार। ठीक है, ये दो शर्तें हैं। अब ये दो शर्तें किस प्रकार से कार्य करती हैं, कैसे तय होता है, उसके बारे में जानना है। बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करने का मतलब क्या है?
ये पहली शर्त है। इस शर्त के अंतर्गत जो आपकी कीमत रेखा है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। अब किस तरह से करेगा? जहां पर मतलब कीमत रेखा है, कीमत रेखा को उदासीनता वक्र टच करता है। आपको पता है उदासीनता वक्र कैसे बनता है? ऐसे। कीमत रेखा कैसे बनती है? ऐसे। अब इन दोनों का जहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है आपस में, उसी को हम जो है वो वाला पॉइंट जो है संतुलन का होता है। जैसे कि ये जो आर एस है, ब्लैक लाइन है, ये हमारी कीमत रेखा है, ठीक है, ये है कीमत रेखा। और ये IC1, IC2, IC3 ये है हमारा उदासीनता वक्र है। अब देखिए ये पहला IC है, ये किसी तरीके से टच नहीं कर रहा है, हाँ इंटरसेक्ट जरूर कर रहा है। ये जो है छूता हुआ ई बिंदु पर RS को कीमत रेखा को छूता हुआ जा रहा है, ये नहीं छू रहा बाहर की ओर। तो जिस बिंदु पर, बिंदु ई पर इंडिफरेंस कर्व यानी कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है, तो जिस बिंदु पर दोनों आपस में एक दूसरे को टच करते हैं उसी बिंदु को, ठीक है ना, उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? संतुलन का स्तर बोलते हैं। यही हमारा संतुलन है, बिंदु ई। यहीं पर वो वस्तु x की इतनी मात्रा OM और वस्तु y की ON मात्रा को परचेज करेगा। यहीं पर उसको संतुलन की प्राप्ति होगी अधिकतम, क्योंकि यहाँ पर उसकी कीमत रेखा, उसकी आय और कीमत, साथ ही साथ उसका उपभोग की संतुष्टि दोनों एक समान हो रहता है। संतुलन बिंदु पर बजट या कीमत रेखा का ढाल उदासीनता वक्र के ढाल के बराबर होता है। जो उदासीनता वक्र का ढाल होता है वही कीमत रेखा होता है, दोनों का बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि उदासीनता वक्र का ढाल बराबर कीमत रेखा का ढाल, ये इसको लिखने का तरीका होता है समीकरण टाइप में। और इसी बिंदु पर जो प्रतिस्थापन दर होता है, प्रतिस्थापन दर का मतलब एक की जगह दूसरे का प्रयोग करने का जो दर होता है, जो अपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वो कैसे तय होता है? वस्तु x और वस्तु y की कीमतों का अनुपात, दैट मीन्स MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY, इसका अनुपात होता है। दूसरी शर्त है कि संतुलन के बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होना चाहिए। मूल बिंदु का उन्नतोदार का मतलब जो मूल पॉइंट होता है, मूल पॉइंट कौन सा होता है आपको पता है? ये जो अगर ग्राफ है तो मूल पॉइंट होता है ये। उन्नतोदार का मतलब होता है इसको छोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना, ये इस तरह से, ठीक है ना, ये नीचे की ओर नहीं आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाना चाहिए, इसको बोलते हैं उन्नतोदार। उपभोक्ता के संतुलन के लिए यह भी आवश्यक है कि साम्य बिंदु पर, साम्य बिंदु मतलब जिस पॉइंट पर हमारा कीमत रेखा, ये जो पॉइंट है जहाँ पर कीमत रेखा स्पर्श कर रहा है, इस पॉइंट पर, ठीक है, वस्तु x और वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? घटती हुई होनी चाहिए रेट। जैसे पहला पॉइंट हो गया 4:1, फिर तीसरा 3:1, फिर 2:1, फिर 1:1 होना चाहिए, डाउन होता हुआ होना चाहिए। अर्थात साम्य बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। देखिए यहाँ पर PQ है कीमत रेखा, ये क्या है? कीमत रेखा। और ये पहला IC है, उदासीनता वक्र है, जो पहले यहाँ आया फिर नीचे की होता चला जा रहा है, ठीक है ना। और दूसरा है ये स्पर्श नहीं कर रहा है, काटता हुआ जा रहा है, लेकिन ये अभी भी डाउन होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ ये है कीमत रेखा, ये आया और सीधा ऊपर की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, यानी कि आगे की ओर उन्नतोदार। तो जिस बिंदु पर ये है और ये स्पर्श करने के अलावा ये आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाना चाहिए, ना कि नीचे की ओर होना चाहिए। तो ये वाला बिंदु जो है कभी भी, क्योंकि स्पर्श तो यहाँ पे कर रहा है K पे, तो K जो है संतुलन नहीं होगा। मैंने क्या, कीमत रेखा को उदासीनता पर स्पर्श करे तो ये तो यहाँ पर भी कर रहा है K पर, बट K को संतुलन नहीं मानेंगे क्योंकि ये अभी भी डाउन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? डाउन में। देखिए ये जो डाउन हो रहा है, तो ये डाउन नहीं होना चाहिए, ये अवनत नहीं होना चाहिए, अवनत नहीं होना चाहिए, उन्नत होना चाहिए, यानी कि मूल बिंदु की ओर नहीं झुका हुआ नहीं होना चाहिए, मूल बिंदु के विपरीत जाता हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर MRS क्या है? घट रहा है, जबकि यहाँ पर MRS बढ़ता हुआ है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जहाँ पर हो जाता है, तो दोनों स्थितियाँ जहाँ पर काम करती है, तभी हम बोलते हैं कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है तटस्थ वक्र की कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन कुछ मान्यताएं भी हैं कि कब काम करती हैं ये कंडीशंस।
उपभोक्ता विवेकशील होता है। सबको पता है उपभोक्ता विवेकशील होता है। हर कोई अपने बुद्धि से काम करता है। सबके पास अपना अपना अलग अलग दिमाग है। किसको कहाँ पर कितना खर्च करना है, कितनी आय को बचाना है, कितनी आय को जो है एक्सपेंस करना है, सबके पास अपना विवेक होता है तथा अपने साधनों से अधिकतम संतुष्ट प्राप्त करने का उसका लक्ष्य होता है। वो चाहता है कि वो जितना खर्च करे उस खर्च से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो कैसा हो, अधिकतम हो, सबसे ज़्यादा हो। उपभोक्ता की तटस्थता, मानचित्र तथा अनुरागों के क्रम का पूर्ण ज्ञान है। तो उपभोक्ता को पता होना चाहिए कि उसका उदासीनता वक्र किस तरह से बन रहा है और उसका क्रम क्या है। पहला मानचित्र कैसा बना, दूसरा मानचित्र कैसा बना, तीसरा कैसे बना, ये उसके बारे में पता होना चाहिए। वस्तु ये सजाती, जो भी वस्तु को प्रयोग कर रहा है वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। उससे मिलने वाली संतुष्टि में कोई अलगता नहीं होनी। वो विभाज्य करता है, यानी कि वो विभाजित होना चाहिए, नहीं कि अविभाज्य हो। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आय में परिवर्तन होगा तो कीमत रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। उपभोग की अवधि में वस्तु की कीमत बदलती रहती है। ठीक है, उपभोग की अवधि में वस्तु की कीमतें नहीं बदलनी चाहिए, कीमतें भी स्थिर होनी चाहिए। और लास्ट है, उपभोक्ता को बाजार की अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए कि बाजार में किस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, ये कुछ मान्यता है। इस मान्यताओं के आधार पर उपभोक्ता विश्लेषण पर उदासीनता विश्लेषण पर उपभोक्ता का संतुलन काम करता है। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन होता है। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत उपभोक्ता संतुलन पर कीमत है। अगर कीमत का प्रभाव होता है और आय का प्रभाव होता है, ठीक है ना, तो किस तरह संतुलन पर परिवर्तन करेगा, ये जानना है। तो सबसे पहले पढ़ना है हमें आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। इनकम को मतलब जानते हैं ना, लोगों की जो आय होती है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर जबकि उपभोग की जा रही है दोनों वस्तु की कीमतें स्थिर है। जब हम आय प्रभाव की बात करते हैं, आय की बात करते हैं, तब ये मान के चलते कीमतें स्थिर है, कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्योंकि आय में परिवर्तन हुआ साथ ही साथ कीमतों में परिवर्तन हुआ तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब आय की बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जब कीमतों में परिवर्तन नहीं हो रहा है और केवल आय में परिवर्तन हो रहा है तो उपभोक्ता की मांग में जो प्रभाव पड़ता है उसी को हम आय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर उसकी तटस्थ मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, मानचित्र वही रहता है, लेकिन उसकी कीमत रेखा बदल जाती है। कैसे बदलती है उसको मैंने पहले भी बता चुका, फिर भी बताता हूँ। ये है कीमत रेखा, ठीक है ना, पी। अब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, केवल आय में परिवर्तन है। तो जाहिर सी बात है वो दोनों वस्तुओं की मात्रा, वस्तु एक्स वस्तु बॉय की मात्रा को ज़्यादा परचेज करेगा, दोनों को ज़्यादा परचेज करेगा एक साथ। तो ऐसे में कीमत रेखा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, और परिवर्तन हुआ तो और ऊपर। तो ऐसे में सबसे पहले जो हमारा संतुलन का स्तर होता यहाँ पर था, ये वाला पॉइंट IC1, तो ये था संतुलन 1। अब दूसरा हमारा वक्र कहाँ बना, ऊपर, ये हो गया संतुलन 2। तीसरा कहाँ बना, ये बना, ये हो गया संतुलन 3। क्योंकि आपको सब पता है कि संतुष्टि के हिसाब से उदासीनता वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है और इनकम बढ़ी है, संतुष्टि का स्तर बढ़ता है। ऐसे में उदासीनता वक्र में कोई प्रभाव नहीं, वो अपनी जगह पर ही होता है, क्योंकि दो तीन वक्र, और जहाँ पर ये जाके टच करेगा उसी बिंदु को हम जो है उदासीनता वक्र की स्थिति में संतुलन कहेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया संतुलन का पहला, जब कीमत इतनी थी, आय इतनी थी। जब आय बढ़ गई कि संतुलन का स्तर यहाँ हो गया, ठीक है ना, जब फिर आय बढ़ गई संतुलन का स्तर यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आय प्रभाव। लेकिन आय के साथ साथ क्योंकि वस्तु पर कीमत का ही प्रभाव पड़ता है, जब कीमत प्रभाव की बात करते हैं तो किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, जो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन की बात करते हैं, दो वस्तु की एक साथ नहीं, कि एक बार में केवल एक ही वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, तो दूसरी वस्तु की कीमत और आय स्थिर होती रही, न आय में न ही दूसरी वस्तु की। तो ऐसे में उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वस्तु बॉय की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल वस्तु एक्स की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। तो वस्तु एक्स की कीमत में कमी आ रही है, तो वस्तु एक्स की मांग जो है क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बट यहाँ पर परिवर्तन हुआ। जब ऐसा होता है, ऐसी स्थिति होती है, तो यहाँ पर जो उदासीनता वक्र होता है, IC वक्र होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ये पहले को इसको टच कर दिया,
दूसरे को ये इस तरह से टच किया, तीसरे को इस तरह से टच किया। ठीक है, ये हो गया IC1, IC2, IC3। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन की स्थिति में संतुलन, दूसरी स्थिति के संतुलन और तीसरी स्थिति का संतुलन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा आगे की ओर पड़ता है। उदासीनता वक्र हालांकि सबका सेम इसी तरह बनता रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, उदासीनता वक्र जैसा है, क्योंकि उदासीनता वक्र जैसे जैसे आगे हमारी जो है वस्तु की कीमत घटती चली जा रही है, मांग बढ़ती चली जा रही है, तो कीमत रेखा आ गई, तो आगे जाके जो भी उदासीनता वक्र उसको मिलेगा वो उसको साथ स्पर्श कर लेगा, तो वहीं पर हमारा संतुष्टि का स्तर, संतुलन जो है निर्धारित हो जाता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को समझ में रखिएगा, और इसी तरह इस क्वेश्चन को लिखेंगे भी आप तो आपको पूरे मार्क्स मिलेगा, कोई मार्क्स आपके नहीं काट सकता। थैंक यू एवरीवन।